नंदवंश। अब नंदवंश का जो कार्यकाल है, समय है, 344 में खत्म हो गया था। 344 से 322 ईसा पूर्व। मतलब 22 साल, मतलब 22 साल। इस छोटे से कार्यकाल में ये बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, बहुत बड़े क्षेत्र बेटा। और इसके बाद मौर्य का विकास केवल एक आदमी करता है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक करता है, बिंदुसार नहीं करते, बिंदुसार नहीं करते। इसके बाद हमको पढ़ना है, इनके बाद हमको पढ़ना है मौर्य वंश। क्या पढ़ना बेटा? मौर्य वंश, मौर्य वंश। अब देखिए बेटा, नंद वंश के जो संस्थापक है, उनका नाम क्या था? महापद्म नंद। महापद्म नंद। अब महापद्म नंद के बारे में विवाद है। क्या बेटा मनी में विवाद क्या है? महापद्म नंद में विवाद है, और विवाद किस पर है? शूद्र को लेकर। किस पे? शूद्र को लेकर। किसको लेकर विवाद है मैडम? जाति को लेकर। कुछ विद्वान मानते हैं ये शूद्र है, क्या है? कुछ बोलते हैं नहीं ये क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय है। लेकिन इस समय के जो बुक है, वो मैक्सिमम बुक ये बताते हैं ये क्या है? शूद्र। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में, पहला शूद्र राजा, प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में पहला शूद्र राजा। ठीक, शूद्र का कॉन्सेप्ट अलग है, पहले बता नहीं मैडम, ये कॉन्सेप्ट अलग है इसका। शूद्र मतलब जो क्षत्रिय और वैश्य छोड़कर है, ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र है। तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि आपको जब देखते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, उसको भी क्या कहते हैं लोग? शूद्र कहते हैं। अशोक को भी क्या मानते हैं? शूद्र ही मानते। ठीक, अब कहा गया तो बोला कि कैसे हम माने ये शूद्र है? तो बोला कि अच्छा आप नहीं मानेंगे तो पहले पुराण देखिए। क्या देखें? पुराण। तो पहला पुस्तक जो पढ़ते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं मैडम, पुराण। क्या पढ़ते मैडम? पुराण। पुराण में इन्हें बताया गया है, पुराण में इन्हें बताया गया है मैडम कि पिता क्षत्रिय, माता शूद्र है। ये पिता इनके क्या थे? क्षत्रिय, और माता क्या थी? शूद्र। माता शूद्र थे। तो इन दोनों से जो उत्पन्न संतान होगा वो क्या कहलाएगा? शूद्र। उत्पन्न संतान शूद्र कहलाता था। पिता क्षत्रिय, तो चंडाल याद आया आपको? नहीं याद है, आपको आएगा। याद है कि बोले? हाँ, तो ये चंडाल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रतिलोम विवाह। क्या? अनुलोम विवाह। ये अनुलोम विवाह है। इसके जस्ट उल्टा होता तो ये क्या होता? अगर माता ही उच्च कुल के होते और पिता शूद्र होंगे, पिता और ये माता होंगे, क्या होंगे? माता होंगे। इनसे उत्पन्न क्या होंगे? चांडाल हो जाएंगे। लेकिन इनसे उत्पन्न को क्या कहते थे? निम्न कुल हो जाते थे। अब देखिए मैडम, हम लोग जो आजकल अपना वंशानुगत तैयार करते हो, किस माता से करते हैं या पिता से करते हैं? तो यहाँ किससे होना चाहिए? कुछ विद्वान मानते हैं इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, तो मानने को लोग तैयार नहीं है। ये किसमें है? शूद्र। किसमें है? शूद्र में। इनको जो प्रमाणित करता है वो उस समय के जैन ग्रंथ। कौन करता है मैडम? जैन ग्रंथ है मैडम। सेकेंड में जैन ग्रंथ
जैन ग्रंथ है, इनमें कहा गया इनकी जो माता है, माता क्या है? गणिका है। क्या है? अब गणिका से उत्पन्न पुत्र हमेशा क्या होगा? शूद्र ही होगा। गणिका से उत्पन्न पुत्र शूद्र ही होगा। जैसे अभय थे, जैसे क्या थे? अभय थे, जीवक थे, वो सब क्या थे? शूद्र थे। सब क्लियर हो गया बेटा? तो बोला कि अच्छा और कोई प्रमाण दीजिए, ये दो प्रमाण से हम मानेंगे नहीं। तो बोले बौद्ध है। क्या लीजिए? उस समय का महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? बौद्ध ग्रंथ। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में कहा गया कि भैया ये डाकुओं के राजा थे। क्या थे? डाकुओं के राजा। किसके राजा थे? मतलब जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग को परेशान कर रहे हैं, डाकुओं के राजा। डाकुओं के राजा। बहुत विचार हुआ तो एक अंत तक सब कहा गया, जो सर्वमान्य मत निकला। क्या निकला बेटा? मत निकला। और वो मत ये निकला कि ये अंततः क्या है? शूद्र थे। शूद्र थे। सर्वमान्य मत क्या निकला बेटा? शूद्र थे। क्या बेटा? डाकुओं का राजा महापद नंद को, महापद नंद। ठीक। सर्वमान्य मत क्या बेटा? अन्य नाम। अन्य नाम। अन्य नाम क्या है बताइए बेटा? पहला उग्रसेन। क्या है बेटा? उग्रसेन। और कोई नाम है? राहुल। राहुल। क्षत्रियो को नाश करने वाला कोई कहा गया था? कुछ कहा गया? हम सर्व क्षत्रांत। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3 बार पूछा है। और भी कोई नाम है क्या मैडम? इसका एक नाम और है राहुल, एकराट। क्या नाम है? एकराट। क्यों नाम? सबका हम अर्थ बताएंगे। एकराट। क्या नाम है? एकराट। एक उग्रसेन सर्वक्षत्रांक एकराट। एकराट। एकराट किसे कहा जाता था? सम्राट थे। आपको याद होगा कि हम उत्तरवैदिक काल लिखाए थे मैडम, तो ये एक डायग्राम बनाए थे। जो पूर्व की ओर शासन करते उसे क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। और इधर कहते थे पश्चिम की ओर, अच्छा ईस्ट की ओर जो शासन करते क्या कहते थे उसको? हाँ हाँ, वेरी गुड, सम्राट। इधर स्वराष्ट्र, इधर विराट, इधर भोज। ठीक है बेटा? देखिए यहां पे है ना, तो ईस्ट में है ना, ईस्ट में है, तो ईस्ट में ये पूरे क्षेत्रों पे क्या कर लिया? सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और ईस्ट में किया ही किया, और आसपास के जो भी क्षेत्र थे कुरु पंचाल सब पर अधिकार कर लिया। तो कहा ईस्ट के राजा हैं, ईस्ट के शासक हैं, तो ईस्ट के शासक को जो चक्रवर्ती शासक होते थे, जो चक्रवर्ती जिनको हराने वाला कोई नहीं था, उन्हें कहा था सम्राट। तो ये जो नंद वंश था वो मगध में थे ना। कहाँ थे? मगध के शासक थे ना ये। तो मगध ईस्ट की ओर है, बिहार ईस्ट की ओर था उस समय, इसलिए इनका टाइटल क्या दिया गया? सम्राट या एक राष्ट्र। इसका अर्थ होता है संपूर्ण क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाला। सम्राट का क्या अर्थ हुआ? या एक राष्ट्र का? इसका अर्थ हुआ मैडम संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करने वाला। लिख दे क्या बेटा? अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा ना। संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करने वाला।
मतलब कहने का अर्थ है कि ये इस तरह का डायग्राम बना चुका है। ये डायग्राम मैडम बना चुका है वो, यहां तक ये केवल उड़ीसा बचा हुआ, उड़ीसा बचा हुआ, ये डायग्राम तक वो पहुंच चुका है। इसको भी जीत चुका है, यहां से स्टार्ट किया, इधर जीता, इधर जीता, इधर जीता, इधर इधर इधर, और यहां से यहां तक आ गया। मतलब ये पूरा क्षेत्र उसका अधिकार में आ गया, एक बहुत बड़े क्षेत्र में। उग्रसेन मतलब क्या होता है बेटा? महापद्मनंद का उग्रसेन नाम हमें किस ग्रंथों से पता चलती है? बौद्ध ग्रंथों। किससे पढ़ते बेटा? तो बौद्ध ग्रंथ में किससे मिलता है? बौद्ध ग्रंथ से। तो बौद्ध ग्रंथ में कौन सा बौद्ध ग्रंथ? महाबोधि वंश। महाबोधि में किसमें बेटा? महाबोधि में। बौद्ध ग्रंथ है, क्या नाम है? महाबोधि। महाबोधि ग्रंथ में मिलता है, ग्रंथ में मिलता है। सर्व छत्रांक किस ग्रंथ में मिलता है मैडम? पुराण में। किसमें मिलता है बेटा? पुराण में। ये नाम कहाँ मिलता है बेटा? पुराण ग्रंथ में। पुराण ग्रंथ में। पुराण ग्रंथ में। पुराण ग्रंथ में। इन्हें एक नाम और दिया गया बेटा, भार्गव। क्या नाम दिया गया बेटा? एक अन्य नाम और क्या बेटा? भार्गव। क्या नाम दिया गया चौथा? भार्गव। भार्गव। भार्गव क्यों कहा गया मैडम? क्षत्रियों को नाश करने वाला और परशुराम का दूसरा अवतार है। परशुराम का दूसरा अवतार। परशुराम का दूसरा अवतार। परशुराम का दूसरा अवतार। क्या कहा गया मैडम? परशुराम का दूसरा। अब देखिए मैडम, ये अपने सेना का विस्तार करता है। सेना का विस्तार करता है। अभी तक तो हम लोग सब राज पढ़ते आ रहे हैं ना, बहुत सारा सम्राट मिलाया ये, अब पूरे भारत पर विस्तार कर लिया। तो महापद्मनंद ने सबसे पहले महापद्मनंद ने जो मिलाया किसे किसे मिलाया, तो हम देखते मैडम कि एक नाम आता है इसका पांचाल। क्या आता है? पांचाल। दूसरा कौन आता है? मिथिला। क्या आता है मैडम? मिथिला। मिथिला की कौन थी? और तीसरा कुरु। तीसरा कुरु। इन तीनों को महापद्मनंद ने मगध में मिलाया। देखिए तो सही है क्या? अब देखिए मैडम, हमको इस आकृति में इस लिखाने के पीछे एक मूल कारण मेरा ये था कि आपको हम इनका क्षेत्र दिखा सके। अगर हम सिंपल बता देते हैं कि पंचाल मिथिला कुरु लिखे, तो आप आपको बताना चाह रहे हैं वो बता नहीं पाते। वो देखिए क्यों? इसी से बनाते हैं क्योंकि बनाने में समय लग जाता है। देखिए मैडम, ये खुद मगध है। क्या मैडम? मगध है। ठीक मैडम। कुछ शासकों ने यहां जीता, इसको जीता, यहां तक जीत लिया। ठीक मैडम। ये सब कुछ अन्य शासकों ने, मगध के अन्य शासकों ने जीता, कुछ बिंबिसार ने जीता, कुछ अजातशत्रु ने जीता, कुछ शिशुनाग ने जीता। अब ये वत्स है, ये वत्सजी है, ये कौशल है। ठीक है, ये है आपका अंग। ठीक। अब देखिए मैडम, यहां पर एक आता है पांचाल। क्या आता है? पांचाल है।
यहाँ पे कुरु है, यहाँ पे कुरु है, और यहीं पर मिथिला है। क्या है? मिथिला। ठीक है मैडम। अब क्या करते हैं, ये यहाँ पे नहीं है, ये एग्जैक्ट यहाँ पर है, दिल्ली के पास है मैडम, दिल्ली। अब क्या होता है मैडम कि अब जो मगध का विस्तार होता है वो यहां तक हो जाता है, उसमें एक बचा रहता है कलिंग। कौन बचा रहता है? कलिंग। क्योंकि अन्य शासकों को उतना कम इंपॉर्टेंस नहीं गया, क्योंकि हमको व्यापार करना, हमको वो छोटा सा था तो कोई किसी को लगा ही नहीं कि हम, अरे भाई तट पे है, क्या दिक्कत, छोटा सा तट है, हमको उससे कोई नुकसान भी नहीं है, बाहर व्यापार तो करना नहीं, तो ध्यान दिए नहीं उस। अब देखिए मैडम, यहां जो है ये व्यास नदी, क्या है? व्यास नदी। और यहाँ क्या है? तो क्वेश्चन पूछा है कि महापद नंद का साम्राज्य विस्तार किन दो नदियों के बीच तक था? क्लियर हो गया मैडम? तो इस तीनों को बताने के पीछे मेरा मूल कारण ये था। तो बोले सर ये व्यास नदी कैसे पहुंच जाएगा? अरे भैया कुरु, दिल्ली कहां तक था? पूरे पंजाब पर उसका क्षेत्र विस्तार था। और पंजाब में फिर एक साथ आता था मद्र। क्या आता है? मद्र। ठीक है, जिसकी राजकुमारी थी क्षेमा या खेमा, क्षेमा या खेमा। तो पंजाब से जो ये पंजाब इधर, मेनली पंजाब इधर था ना बेटा, तो पंजाब और दिल्ली को जोड़ता था कौन नदी? व्यास नदी। व्यास, तो व्यास तक विस्तार किसका हो गया? महापद्म। इसलिए इसे कहेगा सम्राट। क्या कहेगा? सम्राट या एक राज। संपूर्ण क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाला। क्या कहते बेटा? संपूर्ण क्षेत्र पर विजय प्राप्त, लिखना नहीं पड़ेगा बेटा, संपूर्ण क्षेत्र पर विजय प्राप्त, जैसे एक राज या सम्राट नाम। कोई दिक्कत बेटा? कौन? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम फिर बोल रहे हैं, कंफ्यूजन थोड़ा सा अलग है, शोभा मैम तो जरूर पूछिए, जिनको पहले डाउट है पहले एक बार पूछ लीजिए हमसे। हम महापद्म पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? महापद्म नंद जब सम्राट कुरु तक विस्तार कर लिया, कहां तक बेटा? कुरु तक विस्तार कर लिया, तो उन्हें लगा कि यहां पे कलिंग है। क्या बेटा? कलिंग है, इस पे आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया? मगध किस पे आक्रमण किया? आक्रमण किए। आक्रमण करने के बाद यहां से जिन की मूर्ति प्राप्त की। क्या किया बेटा? जिन की मूर्ति प्राप्त की, प्राप्त किए। और जिन मतलब क्या कहते बेटा? पार्श्व, पार्श्व, पार्श्वनाथ। जिन मतलब पार्श्वनाथ। महापद्म जब यहां से वापस जा रहे थे तो यहां ने देखा कि यहां तो इतना बड़ा समुद्र है, खारे पानी का कोई कमी नहीं है, लेकिन पीने के पानी का बहुत कमी है, जिससे आम जनता को बहुत दिक्कत होता है। तो कलिंग में क्या बेटा? कलिंग में ही एक नहर का निर्माण करते हैं, एक नहर का निर्माण करते हैं। कौन करते बेटा? तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक, प्रथम शासक कौन थे बेटा? महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद थे। और दूसरा शासक थे कौन? अशोक। दूसरा शासक थे अशोक, मौर्य वंश के, मौर्य वंश के, अशोक मौर्य वंश के थे। बस यही दो लोग। राहुल, अशोक ने कलिंग में दो अभिलेख करवाए थे। कौन कौन? जोगड़ा, वेरी गुड, दो अभिलेख। तो उस अभिलेख में कुछ कहा गया था क्या? तोसली है क्या कुछ? जोगड़ा, देख लीजिएगा मेरे ख्याल से। हाँ क्या? तोसली,
जो कहाँ से होगा? जुगड़ा तोसली होगा, उड़ीसा के पास। देख लीजिएगा, हम सही है, आप लोग देख लीजिएगा। उस पर जब अशोक पढ़ाएंगे तो और चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना उसको, ठीक है ना। अब इस विजय की जानकारी, इस विजय की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती किससे मिलती बेटा? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती, किससे मिलती बेटा? और लिख दे। अशोक के बारे में पता चलता है? नहीं, महापद नंद के बारे में। किसके बारे में? महापद। अशोक की जानकारी मिलती है हमको कैमे अभिलेख से। कलिंग विजय की जानकारी कैमे अभिलेख से मिलती है? 13वां अभिलेख से। किससे मिलता है? तो इसकी चर्चा तो हम आपको एडिशनल ये महापद नंद पढ़ा रहे थे, तो हम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया वो बता दिए कि पहला किए ये और दूसरा किए ये। इसकी जानकारी हमें 13वें अभिलेख से मिलता था। तेरहवें अभिलेख से यहां जब हम देखते हैं बेटा, इनके बाद जो शासक, इनके जो पुत्र होते हैं, उन पुत्र का नाम था क्या बेटा? घना, घना, ये पुत्र होते हैं और ये शासक बनते हैं और ये अंतिम शासक होते हैं। क्या होते हैं? घनानंद अंतिम शासक होते हैं। अब देखिए मैडम, यहां पर एक साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है बेटा आपका? कुछ समझ में आ रहा है? या एक साथ बहुत काम चल रहा है। यहाँ काम क्या क्या चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। रीता मैम एक मिनट मैम, देखिए अभी हम पढ़ा क्या रहे बेटा? महापद्म नंद पढ़ा रहे हैं और इसको हम मार दिए, इसको हम मार दिए। इनका पुत्र आ गया कौन? घना नंद। कौन पुत्र आ गया मैडम? रिंकी बेटा, हमने महापद्म मार दिया गया, मतलब मर गए, मार दिया नहीं, अपनी स्वाभाविक मृत्यु हो गया। क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। अब इनके पुत्र क्या बन गए? शासक बन गए। शासक कहाँ का बने? मगध का। ये मगध का अंतिम शासक होते हैं नंद वंश का। नंद वंश का। किसका होते हैं? नंद वंश का। लेकिन हमको ये बताना नहीं, ये सब जानता है, ये सब जानता है। हमको जो बताना है वो सुन ली बेटा, वो सुनिए। अब देखिए बेटा, जिस समय जीता मैम, जिस समय घनानंद क्या बना, उस समय सिचुएशन देखिए भारत का क्या क्या है। भारत का यहीं पर होगा बाह्य आक्रमण। क्या होगा? बाह्य आक्रमण होगा भारत पर, और ये करेंगे सिकंदर। कौन करेंगे? तो एक कहानी आपको किसका पढ़ना है? सिकंदर का। ठीक है। इस घनानंद से जो मिलने आएंगे वो आएंगे यहां पे तक्षशिला। क्या बेटा? तक्षशिला है, और तक्षशिला में एक गुरु रहते हैं, उनका नाम है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य आएंगे किससे मिलने? तो अपमानित होंगे। क्या होंगे? तो पहला स्टोरी सिकंदर का, दूसरा स्टोरी और तीसरा स्टोरी। यहाँ 3 स्टोरी एक साथ चलेगा, लेकिन हम एक एक करके बताएंगे, फिर तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। तीनों को पहले हम किसको खत्म कर दें? घनानंद को। तो अब चाणक्य के बारे में, घनानंद के, सिकंदर के बारे में पूछता है कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया? तो 26 BC में। 326 सिकंदर कब किए? इसकी कहानी सुनाएंगे तो ठीक लगेगा, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। इनके गुरु का नाम अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। तो जब फिलिप शासक बने
तो बहुत कम एज में सिकंदर शासक को बना दिया गया। सिकंदर शासक, पिता की मृत्यु हो गया तो सिकंदर शासक बन जाते हैं। और सिकंदर अभी नहीं, इसको छेड़छाड़ नहीं करता। फिर महापद्मनंद छूट जाएगा। महापद्मनंद तो गहानंद के 10 बच्चे थे। कितने बच्चे थे मैडम? 10 बच्चे थे। और इन 10 में सबसे योग्य बच्चे कौन थे? सबसे योग्य 10 बच्चों में सबसे योग्य कौन थे? घानानंद। इनको काम करने के लिए कुछ नहीं था लवली मैम, कोई काम बचा ही, सब कौन कर दिए? इन्होंने खाली बैठकर शासन। तो हमेशा योग पिता के योग पुत्र थोड़ी होते हैं। योग पिता का योग पुत्र होना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कभी विरल ही होते हैं, विरल ही होते हैं। तो दीपक, इनका जो दिक्कत था वो शराब और नृत्य गान, शराब और ये दिन भर शराब और नृत्य गान में ही डूबे रहते थे। तब तो सिकंदर बड़ा हो गया। सिकंदर का सपना था विश्व विजय बनने का, विश्व विजय बनने का। और फिलिप की मृत्यु हो चुकी थी और गद्दी पर सिकंदर बैठ गए थे। और सिकंदर कहाँ के थे? यूनान के। ठीक। अब जब इन्होंने अपने गुरु से बोला कि मुझे विश्व विजय का सपना आया, मुझे विश्व विजय बनना है, तो बोले विश्व विजय बनना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। तो बोले जिनके पास आप जैसे महान गुरु, उसके लिए कोई भी कठिन कार्य नहीं है। और अगर आप साथ दे तो हम विश्व विजय। तब उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतने कहा और उसके साथ बोला कि हम विश्व विजय तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम पूर्व की ओर जो भारत है उसको हम विजय प्राप्त ना कर ले। भारत तो कहना बेकार है, लेकिन हम शब्दों में कह देते हैं पूर्व की ओर। क्या कहते हैं? पूर्व। भारत कहना बेईमानी होगा कि भारत शब्द बाद में है, भारत शब्द बाद में है। तो ठीक, तो पूर्व की ओर बढ़ने लगे तो वो सिंधु नदी गए। कहाँ गए? सिंधु नदी। तो उनकी चर्चा घनानंद को मारने के बाद करते हैं। घनानंद को मारने के बाद करते हैं। अब होता क्या है कि घनानंद कोई विजय नहीं करता है। विजय, साम्राज्य विस्तार, कुछ भी। तो इसको कहते हैं नंद वंश का अंतिम शासक। क्या कहते बेटा? नंद वंश का क्वेश्चन पूछता है, अंतिम शासक थे। कल का क्लास मजेदार रहेगा ताकि हमको सब चीज पढ़ाना है, सब चीज। कल का क्लास मजेदार रहेगा। नंदवंश का अंतिम शासक। नंदवंश का अन्य नाम क्या? अग्रमीज। अन्य नाम क्या बेटा? अग्र। और कुछ नाम है क्या? अग्रसेन। क्या नाम है? अग्रमीज और अग्रसेन। अग्रमीज और बोलिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा कि घनानंद का सेनापति का नाम क्या था? भद्रशाल। क्या नाम था मैडम? इसका सेनापति का नाम था भद्रशाल। लिख लीजिए, इसमें आता नहीं है सब, लेकिन नेट उठ के लिए भद्रशाल। क्या नाम था? भद्रशाल। और भी मंत्री है, और भी मंत्री है। ठीक, इसके बारे में ज्यादा कोई जानना नहीं, बस ये। अब इसकी मृत्यु, खाली तो इसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होता है। अब हम कल का क्लास सिकंदर से स्टार्ट करेंगे और फिर आएंगे कहां पर? मतलब सिकंदर ही पढ़ाएंगे, चाणक्य ही पढ़ाएंगे और घनानंद ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ये तीनों रहेगा साथ में। और इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।